हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो टीजीटी केवीएस सीरीज चल रही है उसमें हम 10th फर्स्ट फ्लाइट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए लाए हैं। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फ्रेंड्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू की कि हियर द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट वाज सेव्ड बाय। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि जो भी पोएम आपके सिलेबस में है उसका ऑथर आपको पता होना चाहिए। तो पोएम ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इससे पहली जो पोएम थी फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। तो उस क्वेश्चन को हटा दिया मैंने। तो यहाँ है कि रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट वो सेव्ड बाय, कि जो बाकी बचा हुआ दिन था वो पोएट का वो किसकी वजह से बच गया। विंडसेल्फ, विंडसेल्फ ये हिमसेल्फ होना चाहिए था फ्रेंड्स। स्नो, वेदर, क्रो एंड हैमलक ट्री। तो ऑब्वियसली जो क्रो का दिन, जो पोएट का दिन बच गया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे क्रो और हैमलॉक ट्री। Why does the poet call it dust of snow? पोएट इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहता है? क्यों कहता है पोएट? क्योंकि स्नो पार्टिकल्स वर वेरी टाइनी एंड दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट एंड दे फेल लाइक डस्ट, दे लुक्ड लाइक डस्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ जो स्नो पार्टिकल थे वो क्या थे फ्रेंड्स? टू टाइनी, और इसीलिए वो इसको डस्ट कहता है। वॉट अपलिफ्टेड हिज मूड, किस बात से उसका जो मूड है वो अपलिफ्ट हो गया? कैसे हो गया? कि फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हैमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर उसके मूड के अपलिफ्ट होने की बात करें तो जब उसके शोल्डर पर बर्फ गिरा, स्नो गिरा, तब उसका जो मूड है वो भी अपलिफ्ट हो गया था। बात कर लेते हैं राइमिंग स्कीम की पोएम की। तो यहाँ जो राइमिंग पैटर्न यूज़ किया है ऑथर ने, वो पहली लाइन राइम करती है दूसरी से, तीसरी से, यानी ए बी। और बाद की जो बाद के स्टेंजा में है वो है फ्रेंड्स सी डी और सी डी। सेम राइमिंग पैटर्न जो फर्स्ट 4 लाइंस का है वो ही बाद की 4 लाइंस का है। तो ए बी सी डी। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन माई हार्ट में कौन सी पोएटिक डिवाइस आपको दिख रही है? ऑब्वियसली देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट में आपको फिर क्या दिख जाता है? एलिट्रेशन दिख जाता है मेरे विचार से। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ और हार्ट, तो एलिट्रेशन इसको आप टेक कीजिए। और विच बर्ड इज मेंशनड, इसमें किस बर्ड को मेंशन किया है ऑथर ने डस्ट ऑफ स्नो में? इसमें बर्ड हुई है मेंशन फ्रेंड्स क्रो। एंड विच ट्री, ट्री हुआ है यहाँ पर हेमलॉक। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रूइट? टाइप ऑफ सॉस, रोइंग अ बोट, और बिटर रिग्रेट, और फन फिल्ड एटमॉस्फियर। तो बिटर रिग्रेट को आप कहते हैं रूइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से इन द पोएम? पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम में? तो लाइफ इज ऑलवेज सैड, snow is beautiful, and even a simple moment may have a large significance, and simple moments are not significant. ऑब्वियसली देखिए, कहने का मतलब है ऑथर के कि यहाँ तक कि अगर आपकी लाइफ में कोई छोटा सा भी मोमेंट होता है तो उसका भी कोई बड़ा महत्व हो जाता है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंस का हो सकता है। वॉट डज द क्रो सिग्निफाई? क्रो किस लिए ऑथर ने यहाँ यूज़ किया है? The depressive and sorrowful mood of the poet, just a bird, the dark clouds and color black. तो क्रो सिग्निफाई करता है सोरोफुल मूड को, द डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड ऑफ द पोएट। और बात कर लेते हैं विच ऑफ दीज ट्रेट्स मैचेज हेमलॉक ट्री। कौन से जो ट्रेट्स हैं, कौन से लक्षण हैं वो एक हेमलॉक ट्री से मैच करते हैं? तो इट इज ए स्वीट स्मेलिंग, पॉइजनस, ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल, अ स्मॉल प्लांट। तो ऑब्वियसली अगर हेमलॉक की बात करें तो एक पॉइजनस प्लांट होता है। क्लियर? जॉन कीट्स ने भी एक पोएम में हेमलॉक का जिक्र किया है।
और टू अ नाइटिंगेल में ध्यान हो तो आपको। In the poem Dust of Snow, both the crow and the poisonous hemlock tree represent dullness, depression, and bitterness, represents happiness, represents winter and snowfall, and have no additional significance. तो दोनों ही जो क्रो और पॉइजनस हेमलॉक हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं डलनेस को, डिप्रेशन को और बिटरनेस को। क्लियर? वॉट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो से आपका क्या मतलब है? तो अगर डस्ट ऑफ स्नो से बात करें तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो स्नो के, उनको डस्ट ऑफ स्नो कहा है। वाट डज द क्रो डू? क्रो क्या करता है? He shook off the dust of snow, that is snow particles on the poet. He flew over the hemlock tree. He flew over the poet. He came and sat on the poet's shoulder. तो देखिए क्या करता है, वो करता है कि वो जो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक जो वो शूक करता है, जिससे जो डस्ट है स्नो के रूप में वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। हाउ वॉज द पोएट फीलिंग बिफोर ही एनकाउंटर विद द क्रो? अब उसका जब पोएट एनकाउंटर करता है क्रो से, तो उससे पहले वो कैसा फील कर रहा था? ही वॉज हैप्पी, बोल्ड, सोरोफुल या न्यूट्रल? तो ऑब्वियसली ही वॉज सोरोफुल। वॉट डज द क्रोज लिटिल एक्शन मेक द पोएट रियलाइज? पोएट जो क्रो के लिटिल एक्शन है वो पोएट को क्या रियलाइज करते हैं? दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज डे बीइंग सैड एंड रिग्रेटफुल, दैट ही शुड वर्क हार्डर, and that he should also play in the snow, and that it is time to go home. तो obviously अगर बात करें कि जो क्रो के लिटिल एक्शन है वो पोएट को ये समझा देते हैं कि वो बेवजह, ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम बीइंग सैड, कि वो बेवजह दुखी है और रिग्रेटफुल है, तो इसमें वो क्या कर रहा है? अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्लियर? वॉट हैपेंड आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द क्रो? क्रो से एनकाउंटर होने के बाद उसके साथ क्या हुआ? द पोएट बिकेम सैड, बिकेम एंग्री, रिग्रेटफुल, और देयर वॉज अ चेंज ऑफ पोएट्स मूड। तो ओबियसली जब क्रो से एनकाउंटर होता है तो पोएट का जो मूड है वो फ्रेंड्स चेंज हो जाता है। हाउ डिड द पोएट्स मूड चेंज एट द एंड ऑफ द पोएम? पोएट का जो मूड है वो कैसे चेंज हो गया? द पोएट फेल्ट हैप्पियर एंड हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड। द पोएट गॉट एंग्री, बिकेम सैड, बिकेम रिग्रेटफुल। तो पोएट जो मूड उसका चेंज हुआ वो हैप्पी हो गया और उसकी स्पिरिट जो थी वो लौट आई। हाउ डिड द क्रो सेव द पार्ट ऑफ द पोएट्स डे? किस प्रकार से क्रो ने पोएट का जो दिन था उसको बचा लिया? by talking to him, by waking him up, by reminding him of the beauty of nature, or by bringing him food. तो पोएट का जो दिन बचाया उसने कैसे बचाया? बाई रिमाइंडिंग हिम ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसको बताया कि भाई ब्यूटी ऑफ नेचर भी है, ज़रा आप इस पे ध्यान दो, मूड को अपने बेवजह ख़राब ना करो। What type of flowers does the hemlock tree produce? किस तरह के फ्लावर्स जो है वो हेमलॉक ट्री पे आते हैं? ऑब्वियसली देखिए, अगर बात करें स्मॉल पिंक, लार्ज येलो, स्मॉल वाइट एंड लार्ज वाइट, तो हेमलॉक ट्री पे जो आते हैं वो स्मॉल एंड वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हुआ। पोएटिक डिवाइस की बात करें, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव एस, तो यहाँ भी फ्रेंड्स इसमें भी देखिए एलिट्रेशन होना चाहिए। ओके, और बात करें टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, कौन से दो नेगेटिव क्रिएचर्स हैं जिनको यहाँ पॉजिटिविटी के लिए फ्रॉस्ट ने यूज किया है? तो स्नो डस्ट एंड हेमलॉक ट्री, स्नो एंड स्नो क्रो एंड हेमलॉक ट्री एंड क्रो। तो अगर नेगेटिव क्रीचर्स की बात करें तो हेमलॉक ट्री एंड क्रो दोनों ही नेगेटिव क्रीचर्स हैं जो पॉजिटिविटी के लिए ऑथर ने यूज़ किए हैं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करते हैं क्रो और हेमलॉक ट्री?
सोरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड डेथ। तो ऑब्वियसली बात करें तो ये बताते हैं सोरो को, दोनों ही सिंबल। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पार्ट फ्रॉम द, जो डस्ट ऑफ स्नो है कहाँ से गिरता है फ्रेंड्स? कोकोनट ट्री, शेड ऑफ ए हाउस और हेमलॉक ट्री। तो ऑब्वियसली आंसर इसका हेमलॉक ट्री हो गया। एंड हेमलॉक ट्री एंड द क्रो सिंबलाइजेज द, किसको सिंबलाइज करते हैं दोनों ही? बैड वेदर को, प्लीजेंट विंटर सीजन को, नेगेटिविटी को एंड गुड वेदर को। तो हेमलॉक ट्री और जो क्रो हैं वो यहाँ हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? देखिए बैड वेदर को भी बताते हैं फ्रेंड्स, और नेगेटिविटी के भी सिंबल हैं, और प्लीजेंट विंटर सीजन का कोई मतलब नहीं है, गुड वेदर का मतलब नहीं है। तो बैड वेदर को यहाँ टिक कीजिए, क्लियर। और जबकि आंसर आपका ये दोनों होने चाहिए, नेगेटिविटी एंड बैड वेदर, दोनों ऑप्शन ठीक है। स्नो डस्ट फॉल्स ऑन द पोएट बिकॉज ऑफ द, जो स्नो डस्ट है वो पोएट के ऊपर गिर जाता है, किसकी वजह से गिरता है? बैड वेदर, स्नोफॉल, क्रो एंड रफ विंड। तो ये जो गिरता है बैड वेदर नहीं बल्कि क्रो की वजह से ये गिरता है। हेमलॉक क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, ओके। और पोएट इज इन अ चीयरफुल प्लीजेंट ग्लूमी मैरी, किस मूड में पोएट था? तो पोएट किस मूड में है, ओके, किस मूड में है पोएम में अगर बात करें तो पोएट का जो मूड है वो है फ्रेंड्स ग्लूमी, उदास है पोएट, क्लियर। या यूँ कहिए आप सोरोफुल, सोरोफुल यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। और हैज़ लिफ्टेड द मूड ऑफ द पोएट, किसने पोएट का जो मूड है उसको लिफ्ट कर लिया? द व्यू ऑफ हेमलॉक ट्री, द फॉलिंग स्नो, एनवायरनमेंट एंड साउंड बाय क्रो। तो देखिए साउंड बाई क्रो का कोई मतलब नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई मतलब नहीं है, व्यू हेमलॉक ट्री का कोई मतलब नहीं। तो द फॉलिंग स्नो, फॉलिंग स्नो ने पोएट का जो मूड है वो ठीक कर दिया था। और ये 29 क्वेश्चंस आज के इस चैप्टर से हमने निकाले हैं, इस पोएम से। आई होप ये अच्छे से समझ आए होंगे, इनको ढंग से आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, और अभी तक हाँ मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।